हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा लेक्चर है भारत में कृषि। आज का हमारा टॉपिक क्या है भैया? भारत में कृषि, या भारत का जितना भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर हम चर्चा करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में आपको टोटल जितने भी राज्य हैं और जितने भी राज्यों में जो प्रोडक्शन होता है कि भाई आम किस राज्य में ज़्यादा होता है, केसर कहाँ ज़्यादा होता है, सेब कहाँ ज़्यादा होता है, तम्बाकू कहाँ ज़्यादा होता है, तो हर एक जितनी भी चीज़ों का जो उत्पादन है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, हर एक राज्यों को देख लेंगे, कुछ जिलों को देख लेंगे, कुछ चीज़ें विश्व स्तर पर भी हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ संगठन बताऊंगा, कुछ बेसिक आधारभूत चीज़ें बताऊंगा। तो उनसे आपको क्या है, कृषि का जो पूरा टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या है समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को पूरा देखना है। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की, कि जो भारत में पहली बार कृषि पर जो बल दिया गया वो किस योजना के आधार पर दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना। आपको पता है कि हमारे भारत में पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी और इसी योजना आयोग के आधार पर बहुत सारी चीज़ों पर टारगेट करके उनके लक्ष्य तक पहुंचा जाता था। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये भारत में कब शुरू हुई थी? 1951 से 1956 तक, क्योंकि पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए चलती है। और इस योजना को जो तैयार करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, तो हैरोल्ड डोमर व्यक्ति थे और उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था। इसके कारण से हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित योजना कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। क्या था भैया? कृषि को बढ़ावा देना। जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना आई उसमें उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है ना, जिसको पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। भारत में 51% भाग पर क्या है? कृषि होती है। 51% भाग पर कृषि होती है। देखो भैया, ये जो पहले लिख लिया है ये आप ऐसा ना समझे कि मैं बस देख देख के पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इसलिए लिखी हैं ताकि वीडियो छोटा बने और आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें समझ में आ सके। बाकी मैं इनका सबका डिटेल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है, ये जो भारत की कृषि है इसको 7वीं अनुसूची में रखा गया। आपको पता है भारत में जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारी अनुसूचियां हैं, है ना। पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, अब 12 अनुसूची हैं। तो जो 7वीं अनुसूची है वो 7वीं अनुसूची 3 भागों में बटी हुई है: राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। संघ संघ मतलब केंद्र सरकार के कब्जे में है, राज्य सरकार मतलब राज्य सरकार के, और समवर्ती का मतलब जिस पर राज्य भी नियम बना सके, राज्य सरकार भी नियम बना सके और केंद्र सरकार भी नियम बना सके, मतलब दोनों के कब्जे में। तो पहले क्या है, पहले जो भारतीय कृषि है, पहले जो भारतीय कृषि है वो केवल राज्य क्षेत्र का क्या था? राज्य सरकार का क्षेत्र था कि भाई कृषि पर कोई कानून बनाना है। अभी फिलहाल में चर्चा में भी है कृषि कानून। तो कृषि कानून बनाना है, कृषि पर कोई भी योजना आना है, कृषि में समर्थन मूल्य की बात करें, एमएसपी की, जितनी भी चीज़ें हैं उनका डिसीजन राज्य सरकार लेती थी। लेकिन फिर कहीं ऐसा लगा केंद्र सरकार को कि कहीं ना कहीं ये जो है कृषि में हम भी अपना योगदान दे सकते हैं, केंद्र सरकार भी अपना योगदान दे सकती है। तो उसके लिए क्या 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 है, इस राज्य सूची से उठाकर इसको किस में रखती है? समवर्ती सूची में। अब आज की डेट में कृषि पर जो कानून है, जो नियम है, वो समवर्ती सूची में आ चुका है। तो अब राज्य भी नियम बना सकता है और केंद्र भी नियम बना सकता है। ठीक है, अब ये दोनों के क्षेत्र में आता है। इसलिए कि अभी आपको पता होगा कि जो कृषि कानून है ना, कृषि कानून आया है, कभी उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो कृषि कानून अभी चर्चा में है। तो ये कृषि कानून किसने पारित किया है? जो ये कानून है ये पारित किया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी योजनाएं कृषि पे राज्य सरकार भी चलाती है। तो राज्य और केंद्र दोनों मतलब समवर्ती सूची, और इसे राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में कब डाला? 2006 में। ये इंपॉर्टेंट है, 2006 में समवर्ती सूची से, 2006 से समवर्ती सूची का विषय है कौन? कृषि। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रथम कृषि मंत्री राजेंद्र बाबू जी थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने और एक कृषि मंत्री भी रहे थे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप लोग शायद इसे समझ नहीं पाते। कभी भी आपसे अगर कोई प्रथम मंत्री पूछा जाए तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्रथम मंत्री 2 तरीके से थे। कैसे थे? क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी कि भाई हम अगली साल चले जाएंगे। तो 1946 में उन्होंने घोषणा कर दी थी, ठीक है, कि आप अपना संविधान बनाना शुरू कर दो। तो 9 दिसंबर में क्या है, पहली बैठक हो गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने बैठना शुरू कर दिया था और अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो जब ये काम करना शुरू कर दिया था तो
47 तक चला, 47 के फिर और बाद तक चला, 48 तक चला, 49 तक चला और इवन 50 तक चला। तो इस समय एक मंत्रिमंडल बना था। ये जो मंत्रिमंडल क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंतरिम मंत्रिमंडल। क्या कहलाता है भैया? अंतरिम मंत्रिमंडल, इंटरिम कैबिनेट, इंटरिम कैबिनेट कहलाता है। तो ये जो इंटरिम कैबिनेट था, इस कैबिनेट में जो मंत्री बनाए गए, तो इनको भी प्रथम मंत्री माना जाता है हर एक विषय का, चाहे वो रेल मंत्री हो, चाहे वो श्रम मंत्री हो, चाहे वो उद्योग मंत्री हो, चाहे वो संस्कृति विभाग मंत्री हो। लेकिन ये उस समय की बात है जब देश आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद 48, 49 और फाइनली हमारा जो संविधान है वो 1950 में बन के तैयार हुआ। तो फिर 50 से जो फाइनली मंत्री बनना शुरू हुआ, तो उनको भी हम प्रथम मंत्री मानते हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी विभाग के प्रथम मंत्री हैं वो दो प्रकार से मिलेंगे, एक वास्तविक प्रथम मंत्री, एक अंतरिम प्रथम मंत्री। एक स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्री, एक स्वतंत्रता के पहले प्रथम मंत्री। ठीक है, तो जो राजेंद्र बाबू जी थे, ये जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये प्रथम कृषि मंत्री थे, लेकिन ये 1947 या 1950 के पहले की बात है। मतलब ये अंतरिम मंत्रिमंडल के मंत्री थे। उसके बाद हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र होने के बाद 1947 के बाद जो मंत्री बने उनका नाम था पंजाब राव देशमुख। क्या नाम था भैया? पंजाब राव देशमुख। कैसे याद रख सकते हो? आपको पता है भारत में सबसे अच्छी जमीन, भारत में जो अच्छी जमीन है वो कहाँ पर है? पंजाब राज्य में है। ओवरऑल अगर हम बात करें, वैसे तो हमारा मध्य प्रदेश है, तो ओवरऑल स्तर पर पंजाब की अच्छी जमीन है, वहाँ खेती होती है। तो प्रथम जो मंत्री थे उनका नाम भी क्या था? पंजाब राव देशमुख जी थे। भारत में जो कृषि होती है उसके लिए जलवायु की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर भारत में 15 प्रकार की जलवायु है, 15 प्रकार की जलवायु प्रदेश हैं। मतलब भारत में अलग अलग क्षेत्रों से जो जलवायु डाइवर्ट होकर आती है, क्लाइमेट चेंज, वो 15 टाइप का है, जिसमें से 9 प्रकार का केवल यूपी में है। केवल 9 प्रकार के जो छोटे छोटे अंचल हैं, जो प्रदेश हैं, 9 प्रकार की जलवायु वो केवल यूपी में है। अब कुछ हम संगठनों की बात कर लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ भी है? रोम में है। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। इटली जो है यहीं की सोनिया गांधी रहने वाली है। तो इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और रोम में क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन है। याद कैसे रखोगे? जब किसी को खाना नहीं मिलता, जब किसी को कृषि नहीं मिलती, तो व्यक्ति क्या है? रोने लगता है। सीधी सी बात है। बच्चे को घर में देखोगे, आप उसको 2 दिन तक खाना नहीं दोगे तो वो क्या है? रोने लगेगा। तो रोने से रोम, तो रोम में क्या है? खाद्य और कृषि संगठन है। अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं विश्व एवं मौसम विज्ञान संगठन। विश्व एवं मौसम विज्ञान संगठन मतलब मौसम से ही तो कृषि होगी। ये जेनेवा में है। और आपको पता है जेनेवा कहाँ पड़ता है भैया? जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ पड़ता है भैया? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और आधे से अधिक 80% जो मुख्यालय है वो जेनेवा में ही है ना। ये याद रखना, ये सीधे क्वेश्चन आते हैं। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं कि कृषि को किस अनुसूची में रखा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई, विश्व में विज्ञान का संगठन कहाँ है, खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान बताइए। ये सीधे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अभी कृषि के बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा, अभी जाना मत। अभी आपको वो यहाँ मिलने वाला है जो अभी तक शायद आपने कभी देखा भी नहीं होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा, खाद्य एवं नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन आपको पता है। वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? अमेरिका की है। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। कोलंबिया उसका ही एक जिला हुआ करता था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये मनीला में है। यहीं पर गेहूं भी है। अंतर्राष्ट्रीय चावल और अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र चावल में है। और अब एक दूसरा जबलपुर में बन रहा है। जबलपुर के खमरिया में, जो मध्य प्रदेश जिले में जबलपुर पड़ता है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और चावल अनुसंधान केंद्र भी जबलपुर में बन रहा है। अभी एक मनीला में स्थित है। मनीला कहाँ है? मनीला राजधानी है फिलीपींस देश की। फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला, एशिया में आता है। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान, उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ है? लागोस में है भैया। कहाँ पर है? लागोस। लागोस कहाँ पड़ता है? नाइजीरिया में। कहाँ पड़ता है भैया? नाइजीरिया में। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन देश है। और वहां पर क्या है? लागोस है। लेकिन लागोस राजधानी नहीं है, बल्कि नाइजीरिया की राजधानी है नाइजीरिया। एक देखो, एक नाइजर है, नाइजर की राजधानी नियामी है, और एक है नाइजीरिया जिसकी राजधानी आबूजा है। 2 नाइजीरिया है। पौधों में जरूरी तत्व, पौधों के विकास के लिए कितने जरूरी तत्व होते हैं? 17 तत्वों से उनका काम चल जाता है, जिसमें सोडियम, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, आपका क्लोरीन, ऐसे बहुत सारे तत्व, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इस तरीके के सारे 17 तत्वों की जरूरत होती है। जिसमें से सबसे अहम तत्व कौन से हैं? NPK,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। एक बार फिर से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और ये किस मात्रा में चाहिए होते हैं? 4:2:1। 4:2:1 में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधों को देते हैं। नाइट्रोजन से भैया पौधे का विकास होता है। नाइट्रोजन से क्या है? पौधे का विकास होता है। पोटेशियम से जड़ों का विकास होता है। सॉरी, फास्फोरस से जड़ों का विकास होता है। और जो पोटेशियम है, इससे पौधे के जो बीज वगैरह हैं वो पकने में सहायता होती है, बीजों का निर्माण होता है, अग्र ग्रोथ होती है ना। नाइट्रोजन से टोटल ग्रोथ होती है, फास्फोरस से जड़ वाली क्षेत्र में ग्रोथ होती है, और पोटेशियम से अग्रभाग में ग्रोथ होती है। तो ये तीनों ग्रोथ के लिए उपयोग होते हैं। इससे पौधा जल्दी से बढ़ जाता है और बहुत सारी चीज़ों, जितनी भी चीज़ें हैं वो तत्व तो इसके आधार पर मिल जाते हैं, और पौधा बड़ा होकर अच्छा फलता और फूलता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत में जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की किस अनुपात में कमी देखी जाती है? तो वो भैया 4:2:1 के रेशियो में, अनुपात में ये चीज़ें कमी हैं। इन चीज़ों की क्या है? कमी है। इसलिए हर किसान ये जरूर डालता है और इसी मात्रा में डालता है, ठीक है, क्योंकि ये कमी है। अब हम बात करते हैं भैया कुछ जैविक खेती पर। ये तो क्या है भैया? ये फर्टिलाइजर खेती कहलाती है। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे खादों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी खेती कैसी होती है? ये सारी खेती जो है ये रासायनिक छिड़काव के आधार पर खेती मानी जाती है। एक होती है जैविक खेती। एक कौन सी भी तब होती है भैया? जैविक खेती। जैविक खेती में केवल जीवों से बनी चीजों का उपयोग किया जाता है। ये सारी जो सामान्य खेती है रासायनिक खेती कहलाती है। जो सामान्य तौर पर हम अभी करते हैं हर जगह, ये रासायनिक खेती कहलाती है। इसमें हम रासायनिक उर्वरक, रासायनिक पेस्टिसाइड, कीटनाशक, इन सभी का उपयोग करते हैं। जिन खेतियों में इन रासायनिक चीजों का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि जीवों की चीजों का उपयोग किया जाता है। जैसे जीव क्या है? गोबर, मतलब गाय भैंस का गोबर हो गया, हरी घास हो गई। पौधा भी जीव माना जाता है, याद रखना, पौधा भी क्या है? जीव है। तो हरी घास, हरी पत्ती, सब्जियों के छिलके, गोबर, पानी, इन सभी से बनी जो खाद है, केवल उसी खाद का उपयोग करके अगर खेती की जाए तो ये जैविक खेती कहलाती है। कौन सी खेती कहलाती है भैया? जैविक खेती कहलाती है। अब जैविक खेती से 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। जैविक खेती से अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो तीनों क्वेश्चन मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। जैविक खेती से पिछली बार एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। पिछली बार मतलब 2017 या 18 में पूछा गया था। उसके पहले भी पूछा गया था, और हर एग्जाम में अभी तक मैं देखता हूँ कि जैविक खेती जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो जैविक खेती क्या होती है भैया? जैविक खेती जो है, इसमें केवल हरी घास, गोबर, पत्ती, इन सभी से बनने वाली क्या है? खाद का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जैविक खेती कहलाते हैं। जैविक खेती से अभी तक केवल 3 ही क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन, जैविक खेती करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो भूटान। क्या भैया? भूटान। जैविक खेती करने वाला अगर आपसे देश पूछे तो आपको क्या लगाना है भैया? भूटान लगाना है। क्या लगाना है भैया? भूटान लगाना है। जैविक खेती कौन सा देश करता है? भूटान करता है। भूटान ऑप्शन में ना रहे तब आपको क्या लगाना है? इक्वेडोर लगाना है। क्या लगाना है भैया? इक्वेडोर लगाना है। इस इक्वेडोर को एक अवार्ड मिला है जैविक खेती के लिए। जैविक खेती के लिए जो अवार्ड है वो किसके लिए मिला है? इक्वेडोर को मिला है, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में भूटान में है, इक्वेडोर। ये 2 देश हैं जो जैविक खेती को अपनाते हैं। अगर आपसे राज्य पूछे भारत में कि भारत में कौन सा राज्य है, तो भारत में एक ही राज्य है, सिक्किम। भारत में एक ही राज्य है, सिक्किम, जो कि क्या है? टोटल जैविक खेती पर आधारित है। टोटल जैविक खेती पर आधारित है। अगर आप सिक्किम कभी जाएंगे तो वहाँ आप कभी रासायनिक कीटनाशक, फर्टिलाइजर नहीं देखेंगे। वहाँ आपको पूरा यही सब मिलेगा, यही सब देसी खाद मिलेगा, और देसी खाद से ही टोटल कृषि होती है 100%, है ना, याद रखना 100%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 100% जैविक खेती करने वाला एकमात्र राज्य कौन बना है? एकमात्र राज्य सिक्किम है, ठीक है। इस सिक्किम ने जब ये कारनामा किया तो इसको एक अवार्ड भी मिला। इसको एक क्या है? अवार्ड भी मिला। उस अवार्ड का क्या नाम है? फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड। फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। फ्यूचर पॉलिसी मतलब भविष्य की जो पॉलिसी है, रणनीति है, बहुत अच्छी है, और उसके लिए गोल्ड अवार्ड, फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड मिला है। अब आपसे पूछ ले कि भैया भारत में ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या है? जैविक खेती करता है। आजकल क्या है? सिक्किम सबने रट लिया है, अब केंद्र शासित पूछ देगा तो केंद्र शासित में क्या आ जाएगा भैया? लक्षद्वीप आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा। क्या जाएगा भैया, लक्षद्वीप आ जाएगा। तो केंद्र शासित में लक्षद्वीप भी क्या है, लगभग 100% के आसपास जैविक खेती करने वाला क्या है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कभी सिक्किम ऑप्शन बना रहे, कभी सिक्किम ऑप्शन बना रहे तो आप मध्य प्रदेश लगा देना, ठीक है। मध्य प्रदेश में वैसे होती नहीं है, मध्य प्रदेश में वैसे जैविक खेती होती नहीं है टोटल पूरे एरिया में, लेकिन कहीं कहीं दूसरे राज्यों की तुलना में जब सिक्किम ऑप्शन बना रहे तब आपको मध्य प्रदेश यहाँ पर क्या है, प्रिफेयर करना है। बात क्लियर है। तो आई होप आपको यहाँ पर जैविक खेती पूरी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। भूटान याद रखना है, सिक्किम याद रखना है, उसके बाद आपको लक्षद्वीप याद रखना है और मध्य प्रदेश याद रखना है ना। सिक्किम में टोटल 100% एरिया पे जैविक खेती होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 100% नहीं होती, लेकिन कुछ किसान मध्य प्रदेश में करते हैं, इसलिए दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, या ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है तब आता है। क्लियर है। अगली चीज़ पर बात करते हैं। जैविक खेती हो गई, एक होती है भैया झूम खेती। एक क्या होती है भैया, झूम खेती। अब ये झूम खेती क्या है, झूम खेती क्या है, झूम खेती जो है इसको लोग समझते हैं कि भाई इसको झूम झूम के साथ किया जाता है, कि भाई नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बढ़िया तरीके से झूम झाम के इसको किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। झूम खेती जो है ये होती है हमारे किसी रीजन में, ये होती है हमारे भाई नॉर्थ ईस्ट में। हाँ होती है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट मतलब वही 7 सिस्टर्स वाला एरिया है ना, जहाँ पर असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, वो सभी क्षेत्रों में क्या है, झूम खेती की जाती है। भैया कहाँ की जाती है, पहाड़ी एरिया में। कहाँ की जाती है, पहाड़ी एरिया में। पहाड़ी एरिया में अधिकांश तौर पर झूम खेती होती है। सर आपने ये तो बताई नहीं कि झूम खेती करते कैसे हैं। झूम खेती में क्या है, जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं इनको काटा जाता है। पेड़ पौधों की जो टहनियां हैं वो काटी जाती हैं, या डायरेक्ट पेड़ पौधों में आग लगा दी जाती है। तो पेड़ पौधों में आग लगने के बाद, काट देने के बाद आग लगा दो, या कैसे भी आग लगा दो, आग लगाने के बाद जो राख बचती है उस राख में खेती की जाती है, और इसीलिए इसे काटो और जलाओ खेती के नाम से जाना जाता है। झूम खेती को काटो और जलाओ खेती के नाम से जाना जाता है। कहाँ होती है, पहाड़ी एरिया में। भारत में कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में, 7 सिस्टर्स में। वहाँ क्या है, पहाड़ है, पहाड़ है तो पत्थर है, पत्थर है तो मिट्टी नहीं है, और मिट्टी नहीं है तो खेती कैसे होगी। तो फिर पेड़ पौधों में आग लगाते हैं और उसका जो राख है वो जमीन में बिछ जाती है, जो कि मिट्टी का रूप ले लेती है, उसमें खेती कर लेते हैं, खेती कर लेते हैं, और वो खेती काटो और जलाओ खेती कहला जाती है। इसी खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, क्योंकि ये खेती एक बार आपने कर ली फिर दोबारा नहीं हो सकती, फिर आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वहाँ के पौधों को काट के जलाना पड़ेगा, वहाँ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वहाँ। तो इसलिए इसको क्या है, काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं, और स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। इसको बुश फैलो खेती भी कहते हैं, इसको बुश फैलो खेती भी कहा जाता है, इसको बुश फैलो खेती भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी खेती को अन्य देशों में किस नाम से जाना जाता है। अगर आप चेन्ना की बात करें, चेन्ना, तो चेन्ना नाम से इसी खेती को, है ना, इसी खेती को चेन्ना नाम से श्रीलंका में किया जाता है। चेन्ना नाम से श्रीलंका में किया जाता है ना। गोताबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, तो वही करवाते हैं, मान लो। चेन्ना चन्ना मेरे यार, भी गाना भी आया था। टुंगिया नाम से मलेशिया में की जाती है, टुंगिया, टुंगिया नाम से मलेशिया में की जाती है। मिल्पा नाम से अमेरिका में की जाती है, यूएसए, ठीक है। लोबन, लोबन नाम से भैया अफ्रीका में की जाती है, लोबन नाम से अफ्रीका में की जाती है। बेवार और डहियार, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेवार और डहियार नाम से बुंदेलखंड, बुंदेलखंड मतलब एमपी और यूपी की बॉर्डर। बुंदेलखंड में बेवार और डहियार मतलब मध्य प्रदेश में की जाती है। दीपा नाम से बस्तर में की जाती है। बस्तर कहाँ पड़ता भी है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता भी है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो दीपा नाम से बस्तर में की जाती है। बत्रा, है ना, बत्रा नाम से कहाँ की जाती है, बत्रा नाम से राजस्थान में की जाती है। बत्रा नाम से राजस्थान में की जाती है ना। ये वो बत्रा नहीं है जिसका आप सुन रहे हैं, ये बत्रा नाम की खेती है। और पोडू नाम से आंध्र प्रदेश में की जाती है, पोडू नाम से आंध्र प्रदेश में की जाती है, पोडू नाम से आंध्र प्रदेश में की जाती है। और अंतिम बचता है कुमारी, अंतिम बचता है कुमारी, तो कुमारी नाम से केरल में की जाती है, कुमारी नाम से केरल में की जाती है। और ये टोटल जितने नाम मैंने अभी बताए हैं ये सारे झूम खेती ही है, झूम खेती ही है। झूम खेती को ही बस अन्य नाम से जाना जाता है। तो कभी कभार हो सकता है कि भाई आपसे अन्य नाम से क्वेश्चन दे दे और आपसे ना बने, तो फिर आप यहाँ पर ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से लिख लो, ठीक है। तो ये सारी आपकी झूम खेती भी यहाँ कंप्लीट हो गई, ठीक है। रासायनिक खेती पढ़ लिया, सामान्य खेती पढ़ लिया, जैविक खेती पढ़ लिया, है ना। अजैविक खेती तो ऐसा कुछ होता नहीं है, झूम खेती पढ़ लिया,
है ना, इतना सफिशियंट है। अब हम हमारे एग्रीकल्चर के उस सेक्टर पर एंटर करते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो क्या है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि सामान्य तौर पर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सामान्य तौर पर क्या है पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, फसलों के प्रकार। अभी तक हमने खेती के प्रकार पढ़े थे, अब हम फसलों के प्रकार पढ़ते हैं। फसलों में मुख्य तौर पर 3 प्रकार की होती हैं मुख्य तौर पर। एक टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप की अगर हम बात करें तो नंबर 1 है रबी। नंबर 1 है क्या है भैया, रबी। अब जो रबी है, इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि रबी मतलब क्या होता है, सूर्य। और सूर्य कब निकलता है, गर्मी में। गर्मी में और ठंड में निकलता है, तो इसी समय वाली ये फसलें हैं। ठीक है, तो ये कब लगाई जाती हैं, ये लगाई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में, और फरवरी मार्च में इनकी क्या है कटाई। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, इसके उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल बताओ। तो वहां पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे मिलेंगे बहुत सारी फसलों के, और उन्हें एग्जाम्पल को आपको टिक करना है ना, ये बस जानकारी के लिए। खरीफ की बात करें तो खरीफ बरसात वाली फसलें हैं। बरसात मतलब जून जुलाई में बोई जाएंगी और सितंबर अक्टूबर में कटाई होगी। ठीक है, ये अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे, फरवरी मार्च में काट लेंगे, ये जून जुलाई में लगाएंगे, सितंबर अक्टूबर में काट लेंगे। और जायद होती हैं गर्मी वाली फसलें, है ना, गर्मी वाली फसलें मतलब अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल में इनको लगाया जाएगा, मार्च अप्रैल में इनको लगाया जाएगा, और मई और जून के आसपास इनको काट लिया जाएगा, जुलाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जायद की हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, इनके एग्जाम्पल याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्या है, इनके एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, एग्जाम्पल सबसे सही मैं बताऊं आपको, सोच के याद रखना है। कैसे याद रखना है, सोच कर। आपको आंख बंद करना है और देखना है कि भाई अभी कौन सा मौसम चल रहा है और आसपास कौन सी फसलें हैं। अभी रोड पर चले जाना और वहां पर आंख बंद करके गौर करके सोचना, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि इसको इतना सारा रटा नहीं जा सकता। ठीक है, तो रबी में गेहूं हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया। ठीक है, मसूर हो गया, मटर हो गया, गेहूं चना मसूर मटर, इतनी सारी चीजें क्या है रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलों की बात करें तो धान हो गया, सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, तिल्ली हो गया, तिल हो गया। ठीक है, तिल हो गया, और इसमें आपका मूंग भी आएगी, है ना। मूंग, एक बात याद रखना, जो मूंग है ये इसमें भी आएगी खरीफ में और जायद में भी आएगी, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब आती है जायद की फसल। जायद मतलब होता है गर्मी वाली फसल, यहाँ लिख देता हूँ, जायद मतलब गर्मी वाली फसल। तो गर्मी में क्या है, तरबूज, खरबूज, है ना, तरबूज, खरबूज, खीरा, उड़द, खीरा, उड़द, भिंडी और मूंग, है ना। याद रखना, ये इसमें भी आएगा, ये इसमें भी आएगा, है ना। ये 2 प्रकार का इसका वेरिएंट जेनेटिक आधार पर तैयार कर दिया है। देखो बहुत सारी फसलों को जो साइंटिस्ट हैं, है ना, वो क्या है जीन को निकाल कर, उनके जीन को क्रॉस करके, हाइब्रिड करके, है ना, इस तरीके से फसलें तैयार कर देते हैं कि वो हर एक मौसम के लिए क्या है अनुकूल हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं भैया नकदी फसलों की, है ना, कैश क्रॉप की। कैश क्रॉप की बात करते हैं, जिससे डायरेक्ट कैश प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इनको आप सीधा बेच सकते हो, इनको आप सीधा नहीं बेच सकते, आप इनको सीधा नहीं बेच सकते, इनको सीधा बेच सकते हो। जैसे शुगर कैन, शुगर कैन को आप डायरेक्ट बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप बात करें कॉटन की, तो कॉटन को आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो, है ना। इसमें क्या है, इसमें इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इनको क्लियर करके बेचना पड़ेगा। लेकिन इनमें क्या है, इनमें आप डायरेक्ट पौधे को सेल कर सकते हैं। शुगर कैन हो गया आपका, कॉटन हो गया, कॉटन के बाद टी हो गया, है ना, टी तो आप जानते हैं कोई बात ही नहीं है, मूंगफली हो गया, है ना। तो ये सभी चीजें क्या है, ये कैश क्रॉप है। ये कैश क्रॉप को मोस्ट आईएमपी डाल दो, वेरी वेरी आईएमपी, और 7 स्टार बना लो, इस पे 7 स्टार बना लो, क्योंकि ये जो 3 फसलें हैं इनको आसानी से लोग पिक कर लेते हैं, लेकिन इसमें फंस जाते हैं लोग इसमें क्या फंस जाते हैं। अब हम बात करते हैं घासी फसलों की, है ना, ग्रॉस क्रॉप की बात करते हैं, है ना, जो ग्रॉस क्रॉप करती है, जिसमें ग्रॉस प्राप्त होती है। हमने ऐसी फसल लगा दी, उससे हमें क्या है ग्रॉस प्राप्त होगी। नंबर 1 क्या है, नेपियर। ये थोड़ी सी क्या है, ये थोड़े से आपको ग्रास वाला जो क्रॉप है ये थोड़ा सा अलग रहेगा नाम, क्योंकि इसको वैज्ञानिकों ने जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन पर तैयार किया है।
और इसी कारण इनके नाम भी उसी आधार पर उन्होंने रखे हैं वैज्ञानिकों ने, खासकर जो फॉरेन नाम है। तो नेपियर हो गया, ल्यूसन हो गया, है ना, नेपियर हो गया, ल्यूसन हो गया, लोबिया हो गया, नेपियर ल्यूसन लोबिया, नेपियर ल्यूसन लोबिया, और बारसीम। बारसीम तो आपके यहाँ होता है ना, इसको सामान्य भाषा में बरसी भी कहा जाता है। इसका सही नाम क्या है? बारसीम है। अगला हम बात करते हैं उद्दीपन फसलें, है ना, इसको क्या कहेंगे? स्ट्यूमुलेट, स्टिमुलेट क्रॉप कहेंगे, है ना। स्टिमुलेट क्रॉप का मतलब होता है उद्दीपन का, कि इन फसलों को जैसे ही आप अपने बॉडी के अंदर खाएंगे, ले जाएंगे, तो ये आपके शरीर में एक स्फूर्ति को जागृत कर देंगे, आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करेंगे और आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। ठीक है, तो इनको क्या है? स्टिमुलेट क्रॉप कहते हैं। ठीक है, उद्दीपन फसलें। कॉफ़ी हो गया, है ना, देखते हैं आप नींद आ रही है, आप कॉफ़ी पी लेते हैं, तो कॉफ़ी में क्या होता है? कॉफ़ी में पाया जाता है भैया, कॉफी में पाया जाता है कैफीन। तो कैफीन नामक जो एल्कोलॉइड है वो आपके अंदर जाता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को हाई कर देता है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर चाय कॉफ़ी पीने से ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा, है ना, तो आज आप सुन सकते हैं, हाई हो जाता है। कोई भी आप मादक द्रव्य लेंगे तो उससे क्या है? हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में। तो कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है अभी हम बताएंगे। कॉफ़ी का उत्पादन हमारे भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है और मध्य प्रदेश में बैतूल में होता है। कॉफ़ी की जो प्रजाति है, लाइबेरिया, रोबस्टा, अरबिका सबसे बेस्ट क्वालिटी है। चाय की बात करें तो चाय आप जानते हैं, इससे भी आपको क्या स्टिमुलेशन मिलता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया था, पेपिब्रस लैक्राइमा इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है अफीम का, है ना। ओपियम इंग्लिश में कहते हैं। भांग हो गया, भांग, कैनबिस, तंबाकू, और गांजा मैरिजुआना। ठीक है, तो इतने सारे जो हैं ये आपको क्या है? स्टिमुलेट कर देते हैं। कॉफ़ी, चाय, अफीम, भांग, तंबाकू, गांजा। ठीक है, अभी इनका उत्पादन हम देखेंगे कि कहाँ सर्वाधिक उत्पादन किस चीज का होता है। ठीक है, तिलहन की बात करें, देखो तिलहन में कोई पर्टिकुलर फसल नहीं आएगी तेल वाली। तिलहन और दलहन दो ऐसे क्रॉप सिस्टम हैं कि इन क्रॉप सिस्टम में कोई पर्टिकुलर एक फसल नहीं आती, बल्कि पूरी फसलों को ओवरऑल काउंट किया जाता है। जैसे तिलहन में आपका क्या है? सरसों भी आ जाएगा, मस्टर्ड, सोयाबीन आ जाएगा, ठीक है, मूंगफली आ जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा, सनफ्लावर, कुसुम आ जाएगा और कपास आ जाएगा। देखो कुछ फसलें ऐसी हैं जो दो को फिल करेंगी, जैसे कपास आपको इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। कुछ फसलें ऐसी हैं जो दो फसलों के टाइप्स को क्या है? दो फसलों के टाइप को बिलोंग करेंगी। ठीक है, तो तिलहन आपको पता है, ये तो आप जानते हैं, तेल आप खाते हैं सरसों का, सोयाबीन का, मूंगफली का, कोई दिक्कत नहीं है। रेशेदार फसलें, है ना, रेशेदार फसलें या फाइबर, इसमें जिससे आपको क्या फाइबर मिले, फाइबर क्रॉप कहते हैं इनको। क्या कहते हैं भैया? फाइबर क्रॉप। अब रेशे से आप क्या करेंगे? रेशे से आप क्या है? रेशा बना सकते हैं, धागा बना सकते हैं, रस्सी बना सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहने वाली बात है, किसी भी चीज को रेशे के रूप में अगर आप उद्योग में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आप रेशेदार फसलों से कर सकते हैं। रेशेदार फसलों में सबसे इम्पोर्टेंट जो फसल है वो है आपकी जूट। वो क्या है भैया? जूट है ना, बांग्लादेश में होता है और हमारे पश्चिम बंगाल में होता है जूट। और जूट कुछ लोग नहीं समझ पाते, तो जैसे आपने देखा होगा एक रस्सी आती है ब्लैक टाइप की, अभी मेरे पास यहाँ है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो जो रस्सी आती है, सुतली सुना होगा, सुतली, अब आपने किराना की दुकान पर सुतली ली होगी, तो जो सुतली बनती है वो इसी जूट से बनती है। जो आपका अनाज भरने का जो वो रहता है, बारदाना जिसको बोलते हैं, बोरा भी कहते हैं कुछ लोग, तो जो भरने का रहता है ना, वो जूट से ही बनता है। तो कुल मिलाकर जो येलो टाइप की रस्सी होती है ना, वो जूट फसल से ही तैयार होती है। एक फसल होता है पटसन, इससे भी बहुत सारे रेशे तैयार किए जाते हैं। कपास तो आप जानते हैं, कपड़े के लिए धागा बनता है। और एक सनई भी होता है, सनई से भी रेशा बनता है। ठीक है, दलहन की बात करते हैं, है ना, पल्स क्रॉप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर पूरा जीवन क्या है? निर्भर करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि अगर पल्स नहीं खाएंगे आप, प्रोटीन नहीं मिलेगा, और प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो टोटल बॉडी ग्रोथ करने के लिए आपसे एक क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछा जाता है कि शारीरिक विकास के लिए कौन सा तत्व हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपका शरीर विकसित नहीं करेगा, आपकी मसल्स नहीं बन पाएगी, आपके शरीर में कोशिका विभाजन नहीं होगा, नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं उनमें भी भराव नहीं हो पाएगा। तो घाव भरने में कोशिका विभाजन सहायक होता है, जिसमें प्रोटीन का अहम योगदान है। और प्रोटीन कैसे मिलता है? पल्स क्रॉप से, है ना, दलहन फसलों से। अब इसमें क्या क्या है एग्जाम्पल? काफी सिंपल है, जानते ही हैं आप, रोज कनेक्टेड हैं।
तुअर की दाल हो गई, है ना, तुअर की दाल है, मूंग की दाल है, मूंग की दाल है, मटर की दाल है, मटर, चने की दाल है, उड़द की दाल है। ये सारी जितनी भी दालें हैं, इसके अलावा आप देखते जाएं तो सारी दलहन फसल कहलाती हैं। अभी हम उत्पादन भी देखेंगे। तो ये 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप मैंने यहाँ आपको समझा दिया है। इन 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप को आप देख लेंगे तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आई होप आपने अभी तक केवल इन्हीं तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना, रबी, खरीफ और जायद। और ज्यादा से ज्यादा आपने नकदी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैंने आपको ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, और ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड एग्जाम्पल सहित मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्पलों को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं हट जाता हूँ। इस स्क्रीनशॉट को लेकर अभी आप जहां भी जिस स्थिति में वीडियो को देख रहे हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका बढ़िया आपको नोट्स बना लेना है बाद में, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो कल ही आप इसको सारा भूलेंगे नहीं तो एक दूसरे में क्या है, मिक्स होने लगेगा, और जब मिक्स होता है तो फिर एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और गलती को दूर करने के लिए एकमात्र सॉल्यूशन जो है, उपाय जो है, वो केवल नोट्स है, ओनली फॉर नोट्स। ठीक है, तो केवल अगर आप नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाते हैं तो आपका कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। अब दो पॉइंट हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे थे। ठीक है, 2 पॉइंट जो हैं वो यहाँ लिखे थे, यहाँ लिख देता हूँ मैं अच्छे से। अब एक क्वेश्चन आता है, अब देखो, अब हम हेडिंग डाल लो, आप हेडिंग डाल लो। हेडिंग पड़ेगी आपकी क्या, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, फसलों का उत्पादन। अभी उत्पादन कितने एरिया में होगा, 3 एरिया में। एक होगा वर्ल्ड लेवल पे, एक होगा स्टेट लेवल पे, और एक होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, मतलब आपका पूरा विश्व आ जाएगा जिसमें देशों की चर्चा करेंगे, भारत आ जाएगा जिसमें हम राज्यों की चर्चा करेंगे, और आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा जिसमें हम जिलों की चर्चा करेंगे। जी भाई, बस इसमें देखो, इसमें आपको केवल और केवल एक ही चीज पकड़ना है कि भाई सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, इस चीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस जिले में है, किस राज्य में है, और किस देश में है। इसके अलावा आपको कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, दूसरा कभी नहीं पूछा जाएगा। कुछ में है, मैं बता दूंगा किस किस का याद रखना है, बाकी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहला ही कर लो, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो पहले तो आपको एक फैक्ट याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट। अभी हम फसलों का नाम मैंने यहाँ लिख लिया है पूरा डिटेल से, लेकिन अभी क्या हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। उसके पहले आपको एक फैक्ट लिखना है स्टार बना के, कि जो भारत है, ये भारत विश्व में प्रथम स्थान किस किस चीज में रखता है। भारत जो है ये प्रथम स्थान किस किस चीज में रखता है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा क्या क्या होता है, पहली चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भैया भारत में सबसे ज्यादा क्या है, बनाना होता है। क्या होता है भैया, बनाना होता है, क्योंकि बनाने में हम बहुत आगे हैं। भारतीय लोग क्या है, बनाने में बहुत आगे होते हैं। तो बनाना जो है वो सबसे ज्यादा भारत में होता है। कुछ समय तक इसका आंसर जमैका आता था, लेकिन अब भारत सबसे नंबर 1 पर है। और भारत की बात करें तो भारत में जो दक्षिण भारतीय एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। तमिलनाडु की बात करें, है ना, आंध्र प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो नंबर 1 है केले में। केले सबसे ज़्यादा हमारे भारत में होता है। दूसरा बात करें तो दुग्ध की बात करें, मिल्क की बात करें तो मिल्क जितना भारत में होता है इतना कहीं नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पशु हैं, जानवर हैं, अलग अलग किस्म के, है ना, गाय है, बकरी है, भैंस है, तो सभी प्रकार के सोर्स हैं। तो मिल्क में क्या है, नंबर 1 है। ठीक है, अभी राज्य भी बताएंगे कौन सा राज्य है। मिल्क की बात करते हैं, आम, मैंगो। ठीक है, हमारे भारत में क्या है, आम आदमी है। हमारे भारत में क्या है, लोग ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बड़े लोग क्या है, बड़े लोगों की कमी है। हमारे भारत में आम लोग ज़्यादा हैं, आम लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो आम से आप समझ पा रहे हैं। आम की बात करें, अनार में भी क्या है, हम नंबर 1 स्थान रखते हैं, आम, अनार। ठीक है, इसके बाद करें बात मसाला की, तो मसाला तो हमारे भारत में होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मसाला ना होता तो भारत में कभी वास्को डिगामा ना आता, और वास्को डिगामा अगर आ भी जाता तो वास्को डिगामा अगर आ भी जाता तो यहाँ से कुछ ले जाता नहीं।
जब ले जाता नहीं तो दोबारा वो भारत में कभी कदम नहीं रखता और ना किसी को रखने देता। लेकिन वास्को डी गामा जब 1498 में पहली बार आया तो वहाँ यहाँ आकर यहाँ के मसालों को खाकर दंग रह गया और उसने कहा कि अभी तक तो हम घास फूस खा रहे थे, अभी तक तो हम यूरोप में ठंडे देशों में घास फूस खा रहे थे, असली खाना तो ये है, असली खाना तो ये है, संसार का स्वर्ग तो ये है। तो फिर वहाँ से मसाले ले गया वो, लगभग 300-400% मुनाफा ज़्यादा कमाया और फिर वहाँ से लाइन लग गई लोगों की आने की, है ना। फ्रांसिस द अल्मीड़ा, फ्रांसिस द अल्बुबर्ग, ना से बहुत सारे लोग आए और फिर पुर्तगाली आया, पुर्तगाली के बाद फ्रांसीसी आए, डच आए, डेनिश आए, स्वीडिश आए, अंग्रेज आए और सभी लोग भारत में आके क्या है व्यापार करने लगे। तो मसाले में हम नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मसाले की बात करें, दलहन की बात करें, है ना, तो दलहन या दालों के लिए हमारी भारत की जो जमीन है वो सबसे ज़्यादा अनुकूल है, ठीक है। जूट की बात करें तो जूट का कहीं कहीं आपको बांग्लादेश लिखा रहेगा, लेकिन बांग्लादेश अब पीछे हो गया है। पश्चिम बंगाल जो है या भारत जो है वो नंबर 1 जूट का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और एक चीज आप नोट करके शॉर्ट में लिख लेंगे, नोट करके, सब्जी। देखिए सब्जी जो है इसमें हमारा जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है, बस इस चीज को नोट करके लिख लेंगे, बाकी आपको जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों में भारत क्या है, नंबर 1 है। इन सभी चीजों के उत्पादन में क्या है, भारत नंबर 1 है। कहते हैं ना लोग, कुछ लोग आपने सुना होगा भारत की बुराई करते हैं। आमतौर पर आपको समाज में ऐसे लोगों से रूबरू होना पड़ेगा जो अपनी थाली में खाते हैं उसमें छेद करने की कोशिश करते हैं, तो भारत को बुरा बताते हैं कि यार क्या है भारत में, कुछ नहीं है, कुछ तो होता नहीं है, ठीक है, हमारे भारत में कुछ नहीं होता, बल्कि चीन से, यहाँ से, वहाँ से हम सब कुछ मंगाते हैं। तो आज जाके उनको ये बात बोल देना, आज जाके ये बात उनको बोल देना, नहीं तो ये वीडियो दिखा देना, लिंक शेयर कर देना कि देख लो भैया भारत में इतनी चीजें हैं जो नंबर 1 है। होती नहीं है, होती तो सब कुछ है, लेकिन इसमें हम नंबर 1 है, कोई हमें टक्कर देने वाला नहीं है। और इवन जो व्यक्ति डेली खाता है, जो व्यक्ति डेली खाता है, डेली यूज करता है ना, इस पर ही पूरा जीविकोपार्जन व्यक्तियों का चलता है, तो उसमें भी हम भाई कहीं पीछे नहीं है। लगभग 200 देशों में 206 देश हैं, 212 भी आते हैं कहीं कहीं, UN 193 मानता है, तो लगभग 200 देशों में सब्जी में भी हम दूसरे नंबर पर हैं, वेजिटेबल प्रोडक्शन में भी हम सेकंड नंबर पर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे क्यों, तो हम इसमें पहले स्थान पर आ सकते थे, लेकिन जो एरिया है वो एरिया हमारे भारत का कम है। क्षेत्रफल में अगर आप देखेंगे तो भारत का 7वां स्थान है पूरे विश्व में। क्षेत्रफल में अगर बात करें तो 6 बड़े देश हैं, उसके बाद 7वें नंबर की बड़ी जमीन हमारे भारत के पास है, लेकिन फिर भी हम दूसरे स्थान पर हैं। अगर हमारे पास थोड़ी सी जमीन ज़्यादा होती तो हम नंबर 1 पर पहुंच जाते, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सब्जी में नंबर 1 कौन है, तो सब्जी में नंबर 1 चीन है, क्योंकि चीन का जो क्षेत्रफल है वो भारत से कहीं ज़्यादा है। चीन का जो क्षेत्रफल है वो भारत से कहीं ज़्यादा है, इसलिए चीन में नंबर 1 सब्जी का प्रोडक्शन होता है और हमारे भारत में सेकंड नंबर पर। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आई। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए नोट करके, एक पॉइंट और लिखें नोट करके। अगर हम बात करें कुल खाद्यान्न की, भाई कुल खाद्यान्न का मतलब समझ रहे हैं, टोटल फूड या टोटल क्रॉप कह सकते हो, सारी फसलों को एक साथ मिलाकर अगर हम बात करें कि कौन सा राज्य किस चीज में नंबर 1 है, कौन सा राज्य किस चीज में नंबर 1 है, ठीक है। तो कुल खाद्यान्न टोटल में क्या है, यूपी नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये सभी चीजों का उत्पादन करता है, सभी चीजों का उत्पादन, देखो सभी चीजों का प्रोडक्शन सभी जगह होता है, लेकिन सभी चीजों के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है, यूपी, ठीक है। अगर हम दलहन की बात करें तो भी एमपी है। अगर हम तिलहन की बात करें तो भी एमपी है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तिलहन के बाद अगर हम सब्जी की बात करें तो सब्जी में आपका यूपी है, सॉरी सब्जी में यूपी नहीं, सब्जी में है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। सब्जी में क्या है, वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है। अगर हम मसाले की बात करें, मसाला, देखो मसाले में सबसे नंबर 1 पर केरल है, इसमें कोई दो बात नहीं है। मसाले में नंबर 1 पर क्या है, केरल है, लेकिन टोटल यहाँ क्या है, टोटल की बात चल रही है, यहाँ अंतर यही है, यहाँ अंतर क्या है, बस यही है। देखो इन सभी में अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, टोटल मतलब सारी चीजें। तो सारे मसाले में क्या है, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, अरुणाचल प्रदेश मत लगा देना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अंतिम है टोटल मोटा अनाज,
टोटल मोटे अनाज जो है, बाजरा वगैरह है, ज्वार वगैरह है, इन सब में अभी तक राजस्थान था, लेकिन अब क्या है, अब भैया महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ गया है। कौन आ गया है? महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ गया। महाराष्ट्र ऑप्शन में ना मिले तब राजस्थान लगा देना। ठीक है, राजस्थान में अभी तक कई समय पहले से ये सब नंबर 1 पे होता आ रहा था। बाजरा प्रदेश भी कहते हैं राजस्थान को, लेकिन अब ये हाल फिलहाल के डाटा में क्या है, पीछे हो गया। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रखना है कि कौन सा राज्य किस चीज के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्थान रखता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आज का लास्ट और आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ है, यहाँ मैं बताने वाला हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। क्या भैया? इसी से क्वेश्चन आते हैं और इसी को आपको स्किप नहीं करना है ना। यहाँ तक जिसने वीडियो नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। सबसे पहले हम नंबर 1, यहाँ एक चार्ट बना लो। पहले लिख लो फसलें, फिर लिख लो प्रथम देश, भाई इसके उत्पादन पहला देश कौन सा है। प्रथम राज्य, कि भाई इसके उत्पादन प्रथम राज्य कौन सा है। और प्रथम जिला, है ना। किसी किसी में जिला आएगा, जिला मतलब हम एमपी की बात कर रहे हैं, राज्य मतलब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, और प्रथम मतलब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, देश मतलब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली फसल है आपकी, फसल नहीं है, सब्जी है। ठीक है, सब्जी की बात करें तो सब्जी जो है विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सब्जी जो है विश्व में सबसे ज्यादा चीन में होती है। कहाँ होती है भैया? चीन में होती है। और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में कहाँ होती है सब्जी? बंगाल में होती है। पश्चिम बंगाल में नंबर 1 सब्जी होती है। और मध्य प्रदेश में ऐसा कोई खास जिला है नहीं, मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगह सब्जी मिली जुली होती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है गेहूं, है ना, जिसे हम व्हीट कहते हैं, है ना। वैज्ञानिक नाम इसका ट्रिटिकम एस्टिवम है। गेहूं में ग्लूटामिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो कि पेट को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है ना। ट्रिटिकम एस्टिवम वैज्ञानिक नाम है। और गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ होता है? ये चीन में ही होता है। चीन नंबर 1 पर है। लेकिन अगर भारत में हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक गेहूं कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है भैया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तब आप पंजाब लगा देंगे। उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में नहीं है तो पंजाब लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि भैया पंजाब क्या है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नंबर 1 है, और ये टोटल प्रोडक्शन में नंबर 1 है, टोटल उत्पादन में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या है भैया? होशंगाबाद। आपको पता है नर्मदा नदी सबसे ज्यादा होशंगाबाद में है, और होशंगाबाद में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। अगर होशंगाबाद ऑप्शन में ना है तो सीहोर लगा देना। सीहोर ऑप्शन में ना लगा आए तो आप विदिशा लगा देना। ठीक है, गेहूं की बात करें चावल की, है ना। चावल, राइस जो है इसका वैज्ञानिक नाम ऊर्जा सेटाइवा है। ठीक है, चावल जो है इसमें विटामिन बी पाया जाता है, और विटामिन बी पाया जाता है जब कोई व्यक्ति चावल खाना बंद कर देता है तो उसके अंदर विटामिन बी नहीं पहुंचता, और विटामिन बी नहीं पहुंचता तो कमजोरी आती है और उसको बेरी रोग हो जाता है। चावल में भी क्या है भैया? चा से चावल, चा से चीन नंबर 1 है। भारत में बात करें तो चावल में सबसे ज्यादा कौन है? पश्चिम बंगाल। चावल में भी क्या है? पश्चिम बंगाल। देखो, चावल अनुसंधान केंद्र अलग है, लेकिन चावल का ओवरऑल उत्पादन अलग है। जबकि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। यहाँ नोट करके लिख लेना, कहीं, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, जबकि चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? धान ज्यादा लगती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होता, धान से चावल उतना ज्यादा नहीं निकलता। यहाँ धान बहुत कम लगती है, कम क्षेत्रों में लगती है, लेकिन उसका उत्पादन ज्यादा होता है क्योंकि जमीन अच्छी है यहाँ की। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आधार पर इस डाटा को मैनेज किया गया है। चावल हम मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये बालाघाट, क्योंकि आपको पता है कि सर्वाधिक बारिश जहाँ होगी, है ना। जिसने भारत की वर्षा वाला टॉपिक देखा है उसको ये पूरा समझ में आएगा, है ना। जिसने नहीं देखा वो पहले वर्षा वाला टॉपिक देख लो, जलवायु देख लो, मिट्टियां देख लो, क्योंकि मिट्टी और पानी से ही तो आप फसलों को समझ पाएंगे। तो पहले मिट्टियां पढ़ लो पूरी और वर्षा पढ़ लो। तो वर्षा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बालाघाट में होती है। जब वर्षा, बा से बालाघाट, वर्षा होगी तो चावल होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कपास की।
तो कपास में भी क्या भैया चीन ही नंबर 1 पर है। आप कहेंगे सर चीन ही चीन आ रहा है, ये चीन इतना बड़ा है कि हम क्या करें, उसके पास सब कुछ है। तो कपास में भी चीन है। हाँ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। तो इंडियन ज्योग्राफी के आधार पर आपको राज्य याद रखना है कि भाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्या होता है, यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश वाला डाटा मैं अलग से पढ़ाऊंगा MPGK में, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ लिंक कराता चलूँ। तो कपास कहाँ है, चीन में। भारत में बात करें तो गुजरात, गुजरात नंबर 1 है। गुजरात ऑप्शन में ना आया तो महाराष्ट्र लगा देना, क्योंकि मिट्टी वाला टॉपिक जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया था गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मालवा का पठार है, और उसके कारण यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, और काली मिट्टी में बेहतरीन कपास होता है जिसको इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। कॉटन से कपड़े वपड़े बनते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र, कौन सा निमाड़, अब निमाड़ मतलब खंडवा और खरगोन, ये दोनों जिले आते हैं, खंडवा और खरगोन। ठीक है, निमाड़ में। अगली बात करें, कपास के बाद आएगा आपका क्या, मूंगफली, है ना, मूंगफली, ग्रेनट। मूंगफली भी सबसे ज़्यादा भैया चीन में ही होती है, चीन में ही सब कुछ हो रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कहाँ होगी मूंगफली, ये भी गुजरात में होगी, गुजरात में होगी मूंगफली। ठीक है, मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में भी निमाड़ वाले क्षेत्र में काली मिट्टी। ठीक है, खंडवा खरगोन दोनों आ जाएंगे, खंडवा खरगोन। अब थोड़ा सा इसमें देख लेना भाई, खंडवा नंबर 1 पे है, खरगोन नंबर 1 पे है, ये मैं वैसे MPGK में पढ़ाऊंगा, अभी बस निमाड़ लिख दो। ठीक है, मूंगफली के बाद हम बात करें चाय की, चाय की बात करें तो चा से चाय, चा से चीन, है ना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चाय को अंग्रेज लाए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चाय को अंग्रेज लाए, लेकिन ऐसा ठीक है, भारत में जब अंग्रेज आए तो उनको भी चाय का पता नहीं था, लेकिन भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज भारत से गए चीन, और चीन से फिर भारत को उन्होंने चाय लेना शुरू किया। आपने कई बार सुना होगा, है ना, कि चीन से चाय का व्यापार का अधिकार खत्म कर दिया था अंग्रेजों ने। तो पहले क्या है, चीन से व्यापार होता था अंग्रेजों के शासन काल में, जो चाय से व्यापार होता था वो अंग्रेज करते थे, अंग्रेज चाय मंगाते थे अपने लिए पीने के लिए, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश के रहने वाले। फिर उन्होंने भारतीयों को भी सिखा दिया, और आज विश्व में सबसे नंबर 1 पर, विश्व में सबसे नंबर 1 पर चाय पीने वालों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, भारत में सबसे ज़्यादा, और डायबिटीज़ के मरीज भी विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही है। अब आप अंदाज लगा सकते हो, चाय भी सबसे ज़्यादा पीते हैं और मरीज भी सबसे ज़्यादा है। तो चाय सर्वाधिक उत्पादन चीन में है, और कभी पूछ ले चाय की जन्मभूमि कहाँ है तो चीन ही है, चीन चाय की जन्मभूमि है, कभी इसका इतिहास में बताऊंगा। भारत में बात करें तो इकलौता राज्य है असम, असम ऑप्शन में नहीं है तो बंगाल लगा सकते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग बंगाल में पड़ता है और दार्जिलिंग की चाय भी फेमस है। ठीक है, टाटा टी अग्नि, जेमिनी, पता नहीं क्या क्या। मध्य प्रदेश में चाय की बात करें तो मध्य प्रदेश में चाय कहीं भी नहीं होती, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है कि हमें चाय लगा सकें, लेकिन कॉफ़ी लगाते हैं, कॉफ़ी के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, अगला है तंबाकू, टोबैको, है ना, टोबैको। तंबाकू में एक वायरस पाया जाता है जिसको TMB कहते हैं, है ना, जो लोग तंबाकू खाते हैं वो ये बात जान लें। तंबाकू में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है नशीला पदार्थ जिसको निकोटीन कहते हैं। तंबाकू में एक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ जिसको निकोटीन कहते हैं, वो आपको नशा देता है हल्का सा, तो इस आपको आदत बन जाती है, फिर छूटता नहीं है। लेकिन उसके साथ एक वायरस भी होता है जिसका नाम है टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस TMB। और विश्व में सबसे पहले यही वायरस खोजा था इवानोविस्की के द्वारा, वायरस की खोज इवानोविस्की के द्वारा इसी पर की गई थी सबसे पहले। ठीक है, तो खतरनाक चीज़ है, नुकसानदायक है, नुकसानदायक है, तो चीन ही सबसे नंबर 1 उत्पादन करेगा। ठीक है, तंबाकू, हम अगर भारत की बात करें तो भारत में तंबाकू कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है भैया, आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो रीवा वाला क्षेत्र है ना, एक पर्टिकुलर कोई जिला नहीं है, लेकिन रीवा सतना वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर तंबाकू थोड़ा बहुत होता है, ऐसा ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो ये राजमुंदरी में है, ये राजमुंदरी यहीं पड़ता है आंध्र प्रदेश में, राजमुंदरी। ठीक है, गेहूं अनुसंधान केंद्र लिख लो, गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल। सब्जी अनुसंधान केंद्र तो होता नहीं है, गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल। चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा कटक। कपास अनुसंधान केंद्र नहीं है, मूंगफली छोड़ दो, चाय छोड़ दो। तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में नंबर 1। ठीक है, तंबाकू के बाद हम बात करते हैं मक्का की, है ना, मेज, मक्का। मक्का में नंबर 1 है अमेरिका, कौन है भैया, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
यूएसए नंबर 1 है, मक्का सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जो मक्का है वो आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में जो मक्का है वो आंध्र प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में बात करें तो छिंदवाड़ा, कहाँ भैया, छिंदवाड़ा, जहाँ के कमलनाथ जी हैं, कमलनाथ और नकुलनाथ, ठीक है, विधायक हैं कि सांसद हैं, देख लेना। कमलनाथ जी अब विधायक हो चुके हैं, पहले सांसद थे 9 बार, अब उनका बेटा सांसद बन गया है। तो नकुलनाथ जी, ठीक है, कमलनाथ जी, वही वाला क्षेत्र मक्का। हाँ, एक चीज और, छिंदवाड़ा को मक्का शहर भी कहते हैं, है ना, मक्का सिटी या कॉर्न सिटी। मक्का को इंग्लिश में कॉर्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्न। पॉपकॉर्न सुना है? पॉपकॉर्न खाते हो? पॉपकॉर्न, तो जो पॉपकॉर्न खाते हो ना, तो पॉपकॉर्न इसी मक्का से बनता है, ठीक है। तो पॉपकॉर्न, तो कॉर्न सिटी किसको कहते हैं? छिंदवाड़ा को। और हाल फिलहाल में कॉर्न महोत्सव, कॉर्न फेस्टिवल भी छिंदवाड़ा में मनाया गया है। छिंदवाड़ा आंध्र प्रदेश और अमेरिका, ठीक है। मक्का के बाद बात करते हैं हम सोयाबीन की। सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी नंबर 1 कौन है? नंबर 1 पर अमेरिका है सोयाबीन में, है ना। और सोयाबीन में अगर आपसे भारत में पूछे तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है ना। मध्य प्रदेश में नंबर 1 है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब नंबर 1 है इसलिए इसको सोया प्रदेश कहते हैं। ये बात आप जानते हैं ना, ये बात आप जानती होंगे कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए इस मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। और सोयाबीन अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो ऐसा पर्टिकुलर कोई है नहीं, उज्जैन इंदौर, उज्जैन इंदौर, यहाँ पर सोयाबीन ज़्यादा होता है। मालवा क्षेत्र है, काली मिट्टी है, अच्छा हो जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है ना, याद रखना। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। 10वीं की बात करें गन्ना के बाद, सोयाबीन के बाद गन्ना की, तो गन्ना शुगर केन आप जानते ही हैं, शुगर केन, ठीक है। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गन्ना होता है ये सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में। कहाँ होता है ये? ब्राज़ील में, यहाँ पर रियो डी जेनेरो है, ब्राज़ील में होता है सबसे ज़्यादा गन्ना। और मध्य प्रदेश में बात, सॉरी, गन्ना ब्राज़ील में हो गया, गन्ना ब्राज़ील में हो गया। और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ? यूपी में होता है। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है भैया? यूपी में होता है। लेकिन अगर आपसे मध्य प्रदेश में पूछे, मध्य प्रदेश में आंसर आएगा नरसिंहपुर। क्या आएगा भैया आंसर? नरसिंहपुर, ठीक है। तो गन्ना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है देशों में। राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पड़ता है, और मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे है नरसिंहपुर गन्ने के उत्पादन। नरसिंहपुर कभी जाना तो देखना, गन्ने का अलग कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, उत्तर प्रदेश कभी ऑप्शन में ना हो तो फिर आप क्या लगा देंगे? महाराष्ट्र लगा सकते हैं। वैसे महाराष्ट्र इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि जो देखो गन्ना जो है वो यूपी में होता है, लेकिन शक्कर आपसे पूछ ले, शक्कर, तो शक्कर की जो मिलें हैं वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है ना, इसलिए शक्कर जो है वो महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो उसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, है ना। काफ़ी अहम अहम जानकारी है ये, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इससे 101% क्वेश्चन आएगा, भले ही किसी टॉपिक से आए या ना आए, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाकर, है ना, मैं तो कहता हूँ इनको अगर आपको अच्छे से याद करना है तो बढ़िया इनको ड्राइंग शीट पर लिख लो, और ड्राइंग शीट पर लिख के अपने रूम में लगा दो, कहीं ऐसी जगह जहाँ आपकी नज़र पड़ती हो, तो आराम से आप इसको याद कर लोगे, है ना। बस 1-2 और हैं। गन्ना के बाद हम बात कर लेते हैं दालों की। तो दाल में नंबर 1 पे कौन है? दाल में नंबर 1 पे कौन सा देश है? दाल में नंबर 1 पर भारत देश है। भारत में इतनी दालें होती है, इतनी कहीं नहीं होती, है ना। और राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे ज़्यादा दालें मध्य प्रदेश में होती हैं। मध्य प्रदेश में सारी दालें होती हैं, तुअर की दाल हो, उड़द की दाल हो, दालों में नंबर 1 मध्य प्रदेश है। दलहन, इसको दलहन कहते हैं, ठीक है। इसमें ओवरऑल दालें आती हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं आएगी कि उड़द है, तुअर है, टोटल ओवरऑल दालें आती हैं। और जिले की बात करें तो जिले में क्या आ जाएगा? नरसिंहपुर आ जाएगा, है ना। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर भी अगर तहसील पूछ ले तो गाडरवारा, गाडरवारा तहसील, ठीक है। वैसे तेंदुखेड़ा तहसील में भी काफ़ी होता है। तो जो दालें हैं, सबसे ज़्यादा दालें भारत में होती हैं। भारत में कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में कहाँ? गाडरवारा में। गाडरवारा की जो तुअर की दाल है, तुअर की दाल है, ये पूरे भारत में फेमस है। आप कहीं भी नाम ले देना व्यक्ति समझ जाएगा, है ना। जैसे रतलाम का सेव फेमस है ना, रतलामी सेव, है ना, रतलामी सेव फेमस है, वैसे ही रतलाम का सेव, एप्पल नहीं, बेसन वाला। दाल हो गई। दाल के बाद मसाले की बात करें तो मसाले सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? भारत में। कहीं कोई समस्या नहीं थी, वास्को डी गामा इसलिए आया था। और राज्यों की बात करें तो केरल, देखो केरल में सबसे ज़्यादा मसाले होंगे, लेकिन ओवरऑल जब पूछेगा तब आंध्र प्रदेश आएगा। ओवरऑल मसाले आंध्र प्रदेश में होते हैं, लेकिन मसाले
सबसे ज़्यादा पूछे तो केरल लगाना है, इसलिए मसालों का घर केरल को कहा जाता है। और अगर हम बात करें कहाँ, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मसाला कहाँ है? मध्य प्रदेश में मसाला नहीं होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मसाला ऐसा कहीं होता नहीं है, पर्टिकुलर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, छोड़ दो इसको, है ना, छोड़ दो। बस मसाला पार्क याद रख सकते हो, ये मसाला पार्क कहाँ है। मसाला पार्क अभी बनाया गया है हाल फिलहाल में, ये बनाया है छिंदवाड़ा में, इसको आप नोट करके लिख सकते हो। मसाला पार्क जो है वो छिंदवाड़ा में बना है। ये पटवारी में 2-3 बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन बन गया था पटवारी एग्जाम का। अगला मसाले के बाद तो बात करें जूट की, है ना, जूट वही जिससे रस्सी बनती है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में ही होता है। भारत ऑप्शन में ना हो तो बांग्लादेश लगा देना, क्योंकि अभी तक इसका आंसर बांग्लादेश ही था, है ना। इसका जूट अनुसंधान केंद्र बांग्लादेश में है, जूट अनुसंधान केंद्र बांग्लादेश ढाका में है। और भारत में बात करें तो भारत में ये बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल राज्य में। और मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में जूट नहीं होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन डाटा नहीं है सरकारी, एग्जाम में कभी नहीं आएगा। और अंतिम बात करें अफीम की, है ना, आ से अफीम जान ही रहे हो आप। अफीम जो है अफगानिस्तान, कहाँ होती है भैया? अफगानिस्तान। आ से अफीम। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अफीम नाम है ये अफगानिस्तान से ही रखा गया है। अब देखो, अफीम अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से ही अफीम का नाम रखा गया है। और ये अफीम का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अफगानिस्तान में होता है, ठीक है। अफीम का वैज्ञानिक नाम आपको पता ही है, पेपिबरस लेक्राइमा है, ठीक है। इससे जो पदार्थ निकलता है उसको पेपिबरस सोमनीफेरम कहते हैं। उसको उद्योगों में सिंथेटाइज करके उससे मार्फिन, है ना, बहुत सारी मेडिसन, बहुत सारे नशे के इंजेक्शन, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। याद रखना, अफीम जो है अध पके फल से प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है भैया? अध पके फल से। ऑप्शन आएगा अध पके फल से, पके फल से, कच्चे फल से, इनमें से कोई नहीं। तो अध पके फल से प्राप्त होता है अफीम। अध पके फल की अवस्था को क्या कहते हैं? अध पके फल की अवस्था को कहते हैं भैया पोस्ता। क्या कहते हैं भैया? पोस्ता, ठीक है। कहाँ होता है? अफगानिस्तान में। भारत में बात करें तो भारत में होता है कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है भैया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा मंदसौर में, क्योंकि अफीम पीने से व्यक्ति की बुद्धि क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। अफीम पीने से व्यक्ति की बुद्धि मंद हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ होती? मंदसौर में। कहाँ होती? मंदसौर में। मंदसौर का पुराना नाम दसपुर था, और ये रावण की ससुराल भी है, क्योंकि मंदोदरी का नाम इसी के नाम पर रखा गया था, मंदसौर, ठीक है। मंदसौर ऑप्शन में आया तो नीमच लगा सकते हैं, क्योंकि नीमच में भी दूसरे नंबर पर अफीम का उत्पादन होता है, ठीक है। अंतिम बचा है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। कहाँ होता है भैया? ब्राज़ील में होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, इसलिए कॉफ़ी बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह को कहा जाता है। ब्राज़ील में एक बंदरगाह है सेंटोस। उस सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह का नाम रख दिया, क्योंकि इस बंदरगाह से कॉफ़ी के अलावा कुछ नहीं जाता। भारत में बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। टीपू सुल्तान राजा थे तो चाय पियेंगे नहीं, बड़े आदमी हैं तो कॉफ़ी पियेंगे। कर्नाटक, मैसूर, कर्नाटक का पुराना नाम क्या है? मैसूर है। और आपको पता है मैसूर रियासत के राजा टीपू सुल्तान थे। तो कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक। मध्य प्रदेश की बात करें तो बैतूल, है ना, बैतूल में कुकरू ग्राम, कुकरू है कि क्या है, थोड़ा देख लेना, कुकरू ही है शायद। तो बैतूल में अंग्रेजों ने यहाँ पर कॉफ़ी लगाई थी एक पहाड़ी पर, और ये हो गया, है ना। एक और लिख लो शक्कर, शक्कर में से फसल नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। शक्कर जो है वो सबसे ज़्यादा क्यूबा में होती है, इसलिए शक्कर का शहर या शुगरकेन सिटी क्यूबा को कहते हैं। भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शक्कर होती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका आंसर आपको देना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शक्कर कहाँ होती है। ये आपका क्या है? होमवर्क है, ठीक है। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी तक, लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करें, कमेंट जरूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले। कमी है तो उसको भी बता सकते हैं, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।